हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एच क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। हम सारे 30 क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड आई एम श्योर दैट इसको देखने के बाद आपका जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग एडवोकेट दैट सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी लर्नर रिसीव नॉलेज पैसिवली फ्रॉम अदर्स, या लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। या फिर थर्ड ऑप्शन है हमारा, इफेक्टिव लर्निंग इज एक्टिवेटेड बाय लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग। व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। या फिर हमारा फोर्थ ऑप्शन है, इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉल एंड रिहर्सल। देखिए, जब हम बात करते हैं सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की, यानी संरचनावादी अप्रोच की, तो इसमें होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान का निर्माण करते हैं। वो यानी वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। टीचर का काम क्या होता है? यहाँ पर टीचर का काम होता है कि बच्चों को, स्टूडेंट को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, उनको पूरा एकदम स्पून फीडिंग ना कराए कि जैसे हम स्पून फीडिंग करा दी, सारा का सारा करा दिया, बल्कि सिर्फ अपॉर्चुनिटीज दे, एक प्लेटफॉर्म दे जिससे बच्चे अपने नॉलेज का निर्माण, अपने ज्ञान का निर्माण खुद से कर सके। अब जब बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा? यहाँ पर स्टूडेंट का रोल क्या होगा? स्टूडेंट यहाँ पर होगा एक्टिव। और ये जो बात की कि लर्नर रिसीव नॉलेज पैसिवली फ्रॉम अदर्स, पैसिवली नहीं करते बल्कि कैसे करते हैं? एक्टिवली। लर्नर जो अपनी नॉलेज को जो है एक्टिवली रिसीव करते हैं। लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग की, तो ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो गई। कैसी अप्रोच हो गई ये? टीचर सेंटर्ड, जहां पर टीचर आया, टीचर ने लेक्चर दिया, मतलब इंफॉर्मेशन की, स्टूडेंट पर बम्बॉर्डिंग की और चला गया। और दूसरा फोर्थ ऑप्शन है इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉल एंड रिहर्सल। तो रिकॉल एंड रिहर्सल पे यानी कि बच्चा याद कर रहा है, चीजों को रट रहा है। तो ये सब चीजें आती हैं हमारे बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में, व्यवहारवादी अप्रोच में ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन हमारा अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच की, तो इसमें लर्नर, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर। यानी बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरीके से अनुभव किया जाता है। जाहिर सी बात है, अगर जो बच्चा जिस कल्चर में बड़ा होता है, जिस कल्चर में पैदा होगा, उसी में बड़ा होगा, फिर उसी से वो अपने अनुभव लेके चल रहा होता है, उसी से वो अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा होता है। तो चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। देखिए, चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, यानी बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। देखिए, ये बात तो एकदम सही है, लेकिन चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल यानी बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। देखिए, विकास तो यूनिवर्सल ही होता है। अगर हम बात करें यूनिवर्सल किस तरीके से होगा, पहले बच्चा इन्फेंसी स्टेज आएगी, ठीक है, फिर चाइल्डहुड आएगा, फिर एडोलेसेंस आएगा, फिर एडल्टहुड आएगा बच्चे के अंदर। तो ये जो डेवलपमेंट जो हो रहा है, वो चाहे किसी भी कल्चर का हो, किसी भी जो है कंट्री का रहने वाला हो, इसी प्रोसेस से होकर गुजरेगा। तो ये जो डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है, ये पूरा चिल्ड्रन का बच्चा, तो ये यूनिवर्सल तो है। तो ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, लेकिन क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल नहीं है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। यहां पर क्वेश्चन लगा के देखो, क्या ये इस बात का आंसर कर रहा है? अगर यूनिवर्सल है तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। As per Jean Piaget theory of cognitive development, which of the following ability distinguishes concrete ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग? यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त क्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? हमें पता है पियाजे ने
4 स्टेजेस दिए हैं हमारे इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4। सबसे पहले क्या दिए, हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर, फिर क्या दिया है प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट जिसे हम कहते हैं मूर्त, फिर फॉर्मल स्टेज। इन चारों की कुछ ना कुछ खासियत हैं। यहाँ सबसे पहले जो ऑप्शन आया है हमारा कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस। जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है 0 से 2 साल तक ये चलती है, तब बच्चा सिर्फ अपने सेंसेस के जरिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस ही होता है, अपने इंद्रियों का समन्वय ही वो कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेज आती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि हमारी चलती है 2 से 7 साल तक। इस स्टेज पे बच्चे का देखिए सबसे ज्यादा जो बड़ा चीज होती है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसका इस स्टेज का सबसे बड़ा हॉलमार्क है कि बच्चा इस स्टेज से लैंग्वेज को सीख रहा होता है। यहाँ पर बच्चे की लैंग्वेज जो होगी वो सिंबॉलिक होगी। स्टार्टिंग में बच्चे की लैंग्वेज सिंबॉलिक होगी, वो चीज़ों को सिंबल्स बना के समझाएगा, सिंबॉलिक लैंग्वेज होगी। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होगी, वो मतलब एकदम इलॉजिकल एकदम बात करेगा। वो कहेगा कि अगर सपोज दैट आपने उसको कोई जानवर दिखाया, गाय दिखा दी, तो वो एक कॉन्सेप्ट बना लेगा कि इसके 4 पैर हैं, ये बड़ी सी है। अब कोई भी वैसा बड़ा सा जानवर देखा, उसने घोड़ा भी देखा ना तो उसको भी गाय कहेगा, उसने भैंस देखी उसको भी वो गाय कहेगा कि ये गाय है। तो बहुत एक इलॉजिकल उसकी थिंकिंग होती है। यहीं पर कोई चीजें होती हैं, जैसे अगर हम बात करें इसकी प्री ऑपरेशनल स्टेज की, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने बताया चीजों को सिंबल्स में बताएगा कि नहीं वो चीज ऐसी थी। अगर उसको एप्पल चाहिए तो बताएगा कि एप्पल इस तरीके का कुछ होता है, इन चीजों को बताएगा। यानी ईगोसेंट्रिज्म, यहां पर क्या होता है, बच्चा ईगोसेंट्रिज्म, अपनी सोच से जो कुछ भी सोचता है वो सोचता है कि जो कुछ भी मैं सोच रहा हूं वो सही है। जो दूसरे के नजरिए से, दूसरे की नजरिए से दुनिया को नहीं देख पाता है। एनिमिज्म, जीववाद, वो समझता है कि उसके सराउंडिंग्स में जितनी भी चीजें हैं, जैसे उसके अगर खिलौने हो गए, उसका बैट होगा, उसकी गुड़िया होगी, सारी की सारी चीजें उनमें जो है जान है। वो अपने, अगर कोई बच्ची है गुड़िया से खेल रही तो उसको खाना खिलाएगी, उसको पानी पिलाएगी, उससे कहेगी अब रात होगी सो जाओ। तो बच्चा समझता है कि इन सारी चीजों में जान है। इसी को हम क्या कहते हैं, एनिमिज्म या जीववाद। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, जैसे कि मैंने भी बताया, वो उल्ट इलॉजिकल अपनी चीजों को बनाएगा। नो सीरियलाइजेशन, इस स्टेज पे बच्चे के अंदर सीरियलाइजेशन नहीं होता है। यानी वो जो है, अगर उसको कोई ये स्टिक दे दी जाए इस तरीके से और कहा जाए कि इसको छोटे बड़े क्रम में लगाओ या कोई भी चीज करो, तो वो नहीं कर पाए। इवन अगर उससे कहा जाए कि ये एक गिलास है, इसमें यहाँ तक शरबत भरा हुआ है, एक गिलास ऐसा है, ठीक है, एक बर्तन, और इसमें यहाँ तक शरबत भरा हुआ है, तो बताओ कौन सा लोगे, तो वो चीजों को नहीं कर पाए, कंजर्व नहीं कर पाता है। ना इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी भी कंजर्व नहीं कर पाएगा, ना ही इन टर्म्स ऑफ नंबर। अगर उसको जो है आप बहुत सारे सिक्के, कोई एक बड़ा सा नोट दे दो 100 रुपए का, या उसको कुछ जो है 5-5 के सिक्के दे दो, तो वो 5-5 के उठा लेगा कि ये ज्यादा है ये चीजें। तो वो ना ही जो है संरक्षण कर पाता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ना ही संरक्षण कर पाता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। और उसकी थिंकिंग जो होती है ना, वो इरिवर्सिबल थिंकिंग होती है यहाँ पर। यानी बच्चा जो है सिर्फ वन वे ट्रैक चल पाता है, इधर से इधर नहीं आएगा। अगर आप उससे पूछोगे क्या तुम्हारा, अगर कोई लड़का है, अगर उससे पूछो क्या तुम्हारा कोई भाई है, तो वो कहेगा हाँ ये ए मेरा भाई है। सपोज दैट वो बी है, वो लड़का जिससे पूछा गया, तो कहेगा हाँ ए मेरा भाई है। अगर उससे पूछो क्या ए का कोई भाई है, यानी ए का भाई बी वो खुद हुआ, तो वो नहीं बता पाएगा कि वो मेरा भाई है। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन्हीं में चीज आती है, देखिए अब हम बात करते हैं हाइपोथेटिकल रीजनिंग। अगर हम हाइपोथेटिकल रीजनिंग की बात करें तो हाइपोथेटिकल रीजनिंग हमारी स्टार्ट होती है फॉर्मल में, जहां पे परिकल्पनाएं बच्चा सोच सकता है। जो चीजें हमारी जो है मूर्त कॉन्क्रीट में नहीं उपलब्ध हैं, उनको भी वो सोच सकता है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो स्टेज है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमारी सेंसरी मोटर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है यानी वस्तु स्थायित्व। इसका मतलब होता है कि बच्चा, अगर हम बात करें एट द एज ऑफ, ये हमारी जो स्टेज है वो 0 से 2 साल तक चलती है सेंसरी मोटर। जब बच्चा 18 से 24 मंथ का होता है, इस स्टेज पर बच्चा जान जाता है कि ये जो वस्तुएं हैं ये परमानेंट हैं। जैसे अगर आप यहाँ 18 मंथ से छोटा कोई बच्चा है, 10-12 मंथ का कोई बच्चा है, उससे आपको अपना मोबाइल लेना है या कोई भी चीज लेना है, तो आपको ये हाथ आगे पीछे हाथ घुमाया और कहा कि जो है
कौवा ले गया या कोई भी चीज वो गायब हो गई, तो बच्चा समझ जाता है कि हाँ वो चीज डिसअपियर होगी। लेकिन बच्चा जब 18 मंथ का हो जाता है और उससे ऊपर चलता है, तो वो पीछे से आएगा आपके, अगर आपने हाथ करके पीछे कर लिया है मोबाइल, पीछे घूम के आएगा और कहेगा नहीं ये तो ये है। वो समझ जाता है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो परमानेंट होते हैं, परमानेंस। तो इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये डिसेंट्रेशन जो है, यही चीज है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं होता है। बच्चा जो है जो एक चीज पर अपने ही नजरिए से सोच रहा होता है, लेकिन जब बच्चा कॉन्क्रीट में पहुंच जाता है, कॉन्क्रीट वाली स्टेज में पहुंच जाता है, मूर्त वाली में, तब बच्चा जो है दूसरों के नजरिए से सोच पाता है। तो यही एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो प्री ऑपरेशनल को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से अलग करती है, विकेंद्रण जिसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक असर्शन है, अभिकथन है कि लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो, कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चा जब कोई भी चीज जानता है, जो अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर ही, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज होती है उसी के बेसिस पर ही, जब वो नई चीजों से इनकाउंटर करता है, नई चीजों से मिलता है, तो उसी के बेसिस पर ही वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। यानी फाइंडिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग लिंकेज, फाइंडिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग लिंकेज विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स लर्नर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली। यानी पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थी को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित में मदद मिलती है। सही बात है, बिल्कुल। तो जब कोई बच्चा, देखिए, पैटर्न ढूंढना और मेकिंग लिंकेज, जब बच्चे के पास जो पहले से कोई इंफॉर्मेशन है, नई उसने कुछ जो है इंफॉर्मेशन ग्रहण की, तो वो क्या कहेगा, पहले अपने इस जो उसके पास जो संरक्षण है नॉलेज का, इसमें देखेगा क्या इससे मिलती जुलती कोई चीज है इसमें। तो अगर इससे मिलती जुलती कोई चीज मिलेगी, हाँ ये इस चीज से मिल रही है, तो वो एक अपनी एक चीजें बनाएगा कि हाँ ये इस तरीके की कोई चीज हो सकती है, और अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा। इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में अधिगम का स्थानांतरण। जब जो है ये कब होता है, देखिए, एक तो ये होता है, दो तरीके से होता है। एक होता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और एक होता है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब पहले की सिचुएशन नए सीखने को, मतलब उसको जो है नुकसान पहुंचाए, उसको हैम्पर करे, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव। और जब पहले की लर्निंग दूसरी लर्निंग को फायदा पहुंचाए या हेल्प करे, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सपोज दैट अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना जानता है, अब वो स्कूटी चलाना सीखना चाहे, तो उसकी पहले की जो लर्निंग है, जो पहले की जो चीजें हैं, जो उसमें जो पैटर्न्स हैं, जो लिंकेज हैं, जो कॉमन चीजें हैं, जैसे हैंडल को करना, ये सब चीजें, तो वो नेक्स्ट लर्निंग में, स्कूटी सीखने में हेल्प करती हैं। तो और जब कोई बच्चा कोई नई चीज सीख रहा है और अगर उसकी प्रीवियस लर्निंग उसको बाधा पहुंचा रही है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सपोज दैट अगर कोई बच्चा है, उसने बट पढ़ना सीख लिया है, बट अब उसको जो है पुट पढ़ना सीखना है, तो अब वो क्या पढ़ेगा, पट पढ़ेगा इसको। तो ये क्या चीज हुआ, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो यहां पर ये बात एकदम, मैंने एक्स्ट्रा एक चीज बताई ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का। तो अगर हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें, तो लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो, और फाइंडिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग लिंकेज विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स लर्नर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइल पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट कंपटीशन, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वो भाला फेंकने में हिस्सा लेगा, जेवलिन जो हमारा नीरज चोपड़ा फेंकता है, और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वो एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? यहां पर देखिए 4 टर्म दी हुई हैं, जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्विटी एंड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। हम चारों को समझते हैं, जेंडर, ये चारों चीजें होती क्या हैं। जेंडर कॉन्स्टेंसी यानी जेंडर संबंधता, ये होता क्या है? देखिए
जब बच्चा पैदा होता है तो उसे अपने जेंडर के बारे में कुछ नहीं पता होता है, मैं मेल हूं या फीमेल हूं या क्या चीजें। लेकिन जब बच्चा 4 साल की स्टेज पर पहुंच जाता है तो वो समझ जाता है कि मैं मेल हूं या फीमेल हूं। ठीक है, वो समझ जाएगा कि मैं मेल हूं या फीमेल हूं। और दूसरी चीज, वो एक चीज और समझ जाता है कि जो मेरा जेंडर है वो कांस्टेंट है। अगर मैं मेल हूं तो मेल ही रहूंगा, अगर मैं फीमेल हूं तो फीमेल ही रहूंगा। ये कांस्टेंट है, ये स्थायी है, ये चेंज होने वाला नहीं है। इसी को हम कहते हैं जेंडर कांस्टेंसी। दूसरी टर्म आती है हमारी जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इक्विटी। इन दोनों वर्ड्स को समझते हैं। इक्वालिटी क्या होता है, इक्विटी क्या होता है। इक्विटी हम सिंपली समानता, अगर 5 लोग हैं और मुझे उनके बीच में कुछ उन्हें हेल्प करना है तो मैंने उन 5 में बराबर बराबर वो चीज बांट दी, इसको हम कहते हैं समानता। और इक्विटी क्या कहेंगे कि 5 लोग हैं और मेरे पास कुछ चीज है तो मैंने एज पर द नीड ऑफ द इंडिविजुअल, कि किस बच्चे को या किस इंडिविजुअल को उस चीज की कितनी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग मैंने अगर उसको वो चीज दी तो उसको हम कहते हैं इक्विटी। सपोज दैट अगर 5 लोग थे, सबको भूख लगी हुई, मतलब कुछ खाना था मेरे पास, उसमें से कुछ को भूख थी कुछ को भूख नहीं थी, मैंने 5 रोटी थी, 5 को एक एक बांट दी। जबकि इसमें से इसको तो भूख लगी भी नहीं है, इन दोनों को किसी को ज्यादा लगी है, इसको ज्यादा लगी है। लेकिन मैंने अब क्या किया, इक्विटी में क्या किया, मैंने इन दोनों को नहीं दिया, इसको दिया और इसको जो है ज्यादा दे दिया, तो ये क्या होगा, इक्विटी हो गई। तो जब किसी भी इंडिविजुअल को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग हेल्प दी जाए, उसको हम कहते हैं इक्विटी। नेक्स्ट हमारा आता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रूढ़िवादिता। स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं, पहले हम समझते हैं स्टीरियोटाइपिंग को, हम किसी भी चीज के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर हो या कोई भी कल्चर हो या किसी भी की बुनियाद पर कोई अवधारणा बना लेना जिनका वास्तविकता से कोई संबंध न हो, उसे हम क्या कहते हैं, जेंडर उसे हम स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। अब अगर हमने ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर वो बना लिया है तो उसे हम कहेंगे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जैसे हम कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, हाँ, कैसे रो रहे हो लड़कियों की तरह, ठीक है। या अब ये चीज अगर हम यहां पे समझिए, वो कहता है कि बहन उसका हिस्सा लेगी, रस्सी कूदने में बहन हिस्सा लेगी, भाला फेंकने में हिस्सा नहीं लेगी। तो इसका क्या मतलब है, उसने एक स्टीरियोटाइपिंग बना ली है कि भाई लड़कियां जो होती हैं वो फिजिकली कमजोर होती हैं, वो जो रस्सी कूदने में वो अच्छा होती हैं, वो इसी तरीके से होता है कि मैथमेटिक्स नहीं ले सकती क्योंकि मैथमेटिक्स में लड़कियां वीक होती हैं, लड़के मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, लड़कियां आर्ट्स में अच्छी होती हैं, बायोलॉजी में अच्छी होती हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि उसने ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एक अवधारणा बना ली है कि वो फिजिकली कमजोर होती हैं लड़कियां, इसलिए भाला फेंकने में नहीं बल्कि रस्सी कूदने में हिस्सा लेगी। इसको हम क्या कहेंगे, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ऐसी अवधारणा बना लेना ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर जिनका वास्तविकता से कोई संबंध न हो, उसको हम कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। हम देखिए हमारे जो है इंडिया में कितनी जो है पीवी सिंधु हुई और जो है मैरी कॉम हुई, कितने जो लोग हुए हैं जिन्होंने अपना नाम इतना ज्यादा कमाया है। तो वो सुना है ना आपने, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को ब्रेक करता है ना, दंगल मूवी देखिए, मारी छोरी के छोरों से कम है। तो हाँ, अब वो छोरियां जो है वो कुश्ती लड़वा रहा है, वो स्टीरियोटाइपिंग को खत्म कर रहा है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट। जब ये वर्ड आ जाए ना नॉट करेक्ट, तो इसको अब जब आप पेपर दे रहे हो तो इस नॉट को नहीं को सर्कल कर लिया कीजिए, वरना होता क्या ना गलत आंसर लग जाता है। तो नॉट करेक्ट, इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स टीचिंग इन वेज दैट डू नॉट एक्सक्लूड, यानी समावेशी शिक्षा का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे। सही बात है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही यही है कि सारे वर्गों को, सारे लोगों को बिना किसी भेदभाव के एजुकेशन प्रोवाइड कराना, यही हमारा क्या चीज है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है हमारी। तो इंक्लूसिव एजुकेशन मींस टीचिंग इन वेज दैट डू नॉट एक्सक्लूड, बहिष्कृत ना करे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है समावेशी शिक्षा का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता हो। ये बात भी सही है, ये दोनों बातें। एन इंक्लूसिव क्लासरूम एकोमोडेट डिफरेंसेस इन लैंग्वेज स्टाइल एंड प्रमोट कोलैबोरेशन।
सही बात है। एक समावेशी शिक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित कर लेती है। अगर सपोज दैट आपकी क्लास में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के बच्चे हैं, तो टीचर क्या करता है, एक कॉमन लैंग्वेज है और इस तरीके से बच्चों को समझाता है कि वो भाषा उनकी जो है बाधा ना बने और सहयोग की भावना से सबको पढ़ाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है एन इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्स अराउंड फिक्स्ड करिकुलम एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट। निश्चित पाठक्रिया। देखिए, जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो करिकुलम क्या होता है, करिकुलम हमारा फिक्स नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द नीड ऑफ द चाइल्ड और द स्टूडेंट द करिकुलम कैन बी मॉडिफाइड और द करिकुलम कैन बी चेंज। तो यहाँ पर और स्टैंडर्ड असेसमेंट, बल्कि हम स्टैंडर्ड असेसमेंट के नहीं बल्कि हम यहाँ पर किसी का कंपैरिजन नहीं करते हैं, स्टैंडर्ड असेसमेंट नहीं रखते हैं, बल्कि क्राइटेरियन चीज़ों को रखते हैं हम। जैसे चलो एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, एक आया CRT क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, एक होता है हमारा NRT। दोनों में क्या डिफरेंस होता है जरा बताइए। देखिए, CRT जो होता है हमारा क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया बना देना कि भाई इससे ऊपर आपके नंबर आए तो आप पास कहलाओगे, इससे नीचे आपके नंबर आए तो आप जो है फेल कहलाओगे। तो आपका सीटेट जो है कि 90 मार्क्स, ये एक क्राइटेरिया है, ठीक है। लेकिन जब आपका सुपर टेट होता है, उसमें से कुछ ऊपर के जब बच्चे ले लिए जाते हैं, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा सुपर टेट जो होगा हमारा, वो क्या होगा, वो होता है हमारा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कि हम परसेंटाइल के बेस पर या इन सब चीजों के बेस पर ले लिया। तो जब अगर हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे तो वो, अगर कोई बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है हमारी क्लास में या कोई बच्चा कमजोर है या किसी, तो उसके लिए वो हडल जो होगी वो बहुत बड़ी हडल बन जाएगी। तो कभी भी इंक्लूसिव जब क्लासरूम होती है तो उसमें स्टैंडर्ड असेसमेंट नहीं रखते हैं। तो नॉट करेक्ट, तो ये फोर्थ हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। इसमें देखिए आपका सीटेट का एग्जाम हो गया, ये सारे क्या है ये, और इसमें हमारा नेट का एग्जाम हो गया, नेट का हुआ या नीट का हुआ, ये हमारे कौन से एग्जाम है, ये हमारे NRT नॉर्म रेफरेंस, जिसमें परसेंटाइल लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। व्हाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग को पहले समझ लेते हैं। डाइवर्ज का मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स निकलना है। डाइवर्जेंट कि एक प्रॉब्लम है, उसको जो है सॉल्व करने के इंडिविजुअल जो है बहुत सारे तरीके ढूंढ रहा है, मल्टीपल आंसर्स को तलाश कर रहा है, तो वो होगी डाइवर्जेंट थिंकिंग। और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होगी कि बहुत सारी चीजों से एक चीज पर पहुंचना, ये क्या होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी एक सॉल्यूशन पे एक चीज पे पहुंचना। चलिए हम इसका जो है आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग इनकरेजेस मल्टीपल आंसर्स एंड कन्वर्जेंट इज फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सोल्यूशन, यानी कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और एक सही समाधान पर है। तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा। और एक चीज और है, जब डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वहीं पर हमारी क्रिएटिविटी होती है। तो हमेशा याद रखें, डाइवर्जेंट और क्रिएटिविटी जो है साथ साथ मिलेंगे। जहां डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी वहीं पर क्रिएटिविटी होगी, और क्रिएटिविटी ऑलवेज इन्वॉल्व्स डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि वाइगोस्की प्रपोज दैट खाली जगह इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रन। सेल्फ रेगुलेशन यानी स्वनियमन के लिए। देखिए, डिसइक्विलिब्रियम असंतुलन और अडाप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन और इनर स्पीच, इनमें से आप देख के बताइए 3 ऐसी टर्म हैं जो रिलेटेड हैं पियाजे की थ्योरी से। पहले इन्हीं को डिस्कस करते हैं। डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, अडाप्टेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखिए, एक टर्म है एसिमिलेशन, ठीक। एक टर्म आती है स्कीमा। आपने ये जब पियाजे पढ़ा होगा तब आपने इन टर्म्स को सुना होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इससे पहले मैंने पियाजे की तकरीबन 30 क्वेश्चंस कराए हैं, उन वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। तो स्कीमा
हमारा अगर हम कहें कि किसी भी चीज से रिलेटेड हमारी एक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, हम बहुत सिंपल टर्म में समझ रहे हैं, किसी भी काम को करने या जैसे सपोज दैट अगर मैं बात करूं तो अगर हम लैपटॉप क्या होता है, ठीक है, लैपटॉप क्या होता है या मोबाइल क्या होता है, इससे रिलेटेड हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई है कि ये स्कीमा, ये लैपटॉप होता है या ये मोबाइल होता है। जब हम किसी नए तरीके का मोबाइल, नए लैपटॉप देखते हैं तो हम कुछ चेंजेस करते हैं, हम अपने माइंड में, हम अपने चीजों में कुछ चेंजेस करते हैं। इन्हीं चेंजेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, कि मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब जब ये एसिमिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, जब एसिमिलेशन चल रहा होता है तो हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं अपने अंदर, ठीक है। हम किसी इन्वायरमेंट में गए, हम जो है ठंड के आदी नहीं है, हम जो है कश्मीर चले गए, हम लेह लद्दाख चले गए, बर्फ में हैं, हम कुछ दिनों समायोजन करते हैं चीज़ों का, हम एडजस्ट कर रहे होते हैं, हम उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तब हमें हो सकता है कि नज़ला हो जाए, खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिसइक्विलिब्रियम, यानी असंतुलन पैदा हो गया। जब हम कुछ दिनों उस इन्वायरमेंट में रह जाते हैं तो हमारी बॉडी उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेती है, हम उससे एडजस्टमेंट हो जाते हैं। तब ये डिसइक्विलिब्रियम से हम किस उसमें आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, यानी संतुलन में आ जाते हैं, इसी को हम कहते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जैसे जैसे मैंने बताया कि मोबाइल क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है, हमारे माइंड में हर चीज का कुछ ना कुछ एक कॉन्सेप्ट बना, जिन चीजों को हम जानते हैं कॉन्सेप्ट बना हुआ होता है। तो हमने किस तरीके से उन स्कीमाज को अपने माइंड में रखा हुआ है, संगठन किया हुआ है, उनको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसी को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, संगठन कहते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है इनर स्पीच। वाइगोस्की ने 3 तरीके की स्पीचेस बताई थी, ठीक। अभी हम डिस्कस करते हैं सारी स्पीचेस को। वाइगोस्की ने कहा था, एक होती है हमारी सोशल स्पीच, सामाजिक होती है, एक होती है हमारी प्राइवेट, ठीक है, एक होती है हमारी इनर। सोशल क्या होता है, जब हम किसी दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तब हम जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको हम कहते हैं सोशल स्पीच। प्राइवेट लैंग्वेज में जब आपने देखा होगा, बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो अपने खिलौनों से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, अब वो कहेंगे हमारी गुड़िया ये करेगी। इसमें क्या होता है कि वो तेजी से बोल रहे होते हैं। जैसे ही कोई आदमी, कोई आप घर वाला अब अपने बच्चे को देखेंगे कि वो बोल रहा है, और जैसे ही उसे पता चल जाता है कि हाँ मुझे कोई देख रहा है, वो बोलना बंद कर देता है। तो प्राइवेट स्पीच में जोर से बोल रहा होता है बच्चा, जोर से। लेकिन जो इनर स्पीच जो बताई, इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने मन में किसी चीज को सोच रहा होता है। तो स्व नियमन के लिए, यानी सेल्फ रेगुलेशन के लिए वैगोस्की ने कहा कि इनर स्पीच बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका आंसर नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। प्रगतिशील शिक्षा किसने दी थी, याद रखिएगा वर्ड, जॉन ड्यूई। प्रगतिशील शिक्षा, जॉन ड्यूई। स्टैंडर्डाइजिंग टेस्ट इज द बेस्ट वे टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग। प्रगतिशील से छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षा सबसे अच्छा तरीका है। स्टैंडर्डाइज जो मैंने भी बताया, ये इसका आंसर, चलिए देखते हैं होगा कि नहीं होगा। स्टूडेंट शुड बी पैसिव रेसिपेंट ऑफ नॉलेज फ्रॉम देयर टीचर। जब भी हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात, तो स्टूडेंट को कभी पैसिव नहीं होगा, स्टूडेंट हमेशा क्या होगा, एक्टिव होगा। लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क, या फिर आगे इस पे भी बात करेंगे। लर्निंग शुड बी प्री डिटरमाइंड एंड करिकुलम शुड बी प्री डिटरमाइंड एंड यूनिवर्सल। देखिए अभी हमने बात की थी, हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, हमारा कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, लैंग्वेज के डिफरेंस होते हैं, लैंग्वेज इसी में आ जाएगी, हमारे बहुत से डिफरेंसेस होते हैं। तो करिकुलम प्री डिटरमाइंड नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लर्नर हम जो है करिकुलम को डेवलप करते हैं। और ये यूनिवर्सल नहीं हो सकता, ये वेरी करता है। आपने देखा होगा स्टेट, अपनी इंडिया की अगर हम बात करें तो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। इवन कुछ चीजें जो होती हैं, मदर टंग,
प्राइमरी में एजुकेशन मदर टंग में दी जाती है, तो चीजें जो है इसमें यूनिवर्सल नहीं हो सकती, प्री डिटरमाइंड नहीं हो सकती, और शुड बी पैसिव नहीं हो सकता, एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग नहीं हो सकती। यहाँ पर हमें जो है बच्चों को बहुत सारे तरीकों से उनको असेस करना है, तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग नहीं होगी। लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क, यानी सीखना प्रमाणित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। जब भी हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें तो हम बच्चों से हम क्या कराएं, प्रैक्टिकल कराएं, ठीक है, प्रैक्टिकल कराएं उन्हें। हम एनईपी हमारी कहती है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवनात्मक जो है हम उन्हें अधिगम ज्यादा से ज्यादा दें। तो लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू attribution theory of motivation, which of the following is more likely to result in persistent effort and improved performance? यानी अभिप्रेरणा मोटिवेशन के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? देखिए, दो तरीके की चीजें होती हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल के हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल दो तरीके से हम अपने कंट्रोल में होते हैं। या तो हम अपनी खुद जिम्मेदारी ले लें किसी भी चीज की, अगर हम सक्सेस हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, या फिर हम बाहर की मतलब बाहर मींस किसी दूसरे को, क्या सपोज दैट अगर किसी के मार्क्स कम आए तो उसने कहा कि नहीं टीचर ने जो है बहुत टफ बना दिया पेपर, मैं पढ़ के तो कुछ गया था, पूछ कुछ लिया, मतलब बाहर मतलब टफ बना दिया। तो यहां पर लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है हमारा, ये एक्सटर्नल है, ये होता है हमारा। अगर अपने खुद में देते हैं तो इंटरनल। तो अगर हम दूसरी चीजों पर ब्लेम कर रहे हैं कि टीचर ने बहुत टफ पेपर बना दिया, आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो हम जो है एक्सटर्नली ड्राइव हो रहे हैं। तो हमने कहा नहीं भाई मेरी कमी थी, मैं पढ़ नहीं पाया, मेरी अच्छी तैयारी नहीं थी, तो हम क्या इंटरनली ड्राइव हो रहे हैं। तो अगर हम एट्रीब्यूशन थ्योरी की बात करें, एन इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस एंड एन एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर फेल्योर, यानी सफलता के लिए अगर मैं सफल तो हो गया तो मैंने मेहनत की थी, और असफलता के लिए नहीं, चीजें अच्छी नहीं थी, गर्मी बहुत थी, ठंड बहुत थी, इसलिए नहीं पढ़ पाया। नेक्स्ट हमारा सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण, यानी सफल हुए तो नहीं उन सर ने अच्छा पढ़ाया था तब, और असफल हो गए नहीं मैंने नहीं पढ़ पाया, ये इसका अपोजिट हो गया। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, या असफलता और सफलता के लिए बाहरी आरोपण। तो जो मैंने भी बताया, अगर हम एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की बात करें तो चाहे इंडिविजुअल सफल हो या असफल हो, वो अपने आप को ही क्रेडिट और दोष देता है। सफल हुआ तो भी मेरी ही मेहनत थी, असफल हुआ तो मेरी ही कमी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट? विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। सोशल डेवलपमेंट में हम जो है थिंकिंग की बात नहीं करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट एंड मोटर डेवलपमेंट, ना ही हम मोरल में बात करते हैं, हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। 3 एस्पेक्ट होते हैं हमारा होता है, एक होता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, दूसरा होता है हमारा अफेक्टिव डोमेन जिसमें हम जो है मोरालिटी की और इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक होता है हमारा साइकोमोटर यानी गतिशील। तो कॉग्निटिव डोमेन में हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास में, हम बात करते हैं तर्क की, हम बात करते हैं चिंतन की, हम बात करते हैं समस्या के समाधान की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉरेंस कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, children move from understanding consequences of act to determine whether they are good or bad to determine whether they are good or bad to understanding that rules and laws are flexible and can be changed। अच्छा, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम है यानी बदले जा सकते हैं। तो कोलबर्ग आर्ग्यूज दैट मोरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए,
कोलबर्ग ने 3 लेवल दिए। इन 3 लेवल में अगर हम लेवल की बात करें, 3 लेवल दिए हैं उन्होंने, और इन 3 लेवल में हर एक में एक एक स्टेज दी है, यानी 6 स्टेजेस उन्होंने दी हैं। हम सबसे पहली स्टेज की अगर हम बात करें, पहली स्टेज की हम बात करें, तो जो मोरालिटी होती है वो सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए होती है। बच्चा चीज़ों को अच्छा या बुरा इसलिए मानता है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मैं होमवर्क करके नहीं ले गया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। लेवल 1 की जो दूसरी जो स्टेज है, इसमें बच्चा जो काम करता है या जिसकी मोरालिटी होती है वो किसी का कहना इसलिए मानेगा, वो पूछेगा, अगर वो उसकी अम्मी घर में कोई कहे कि जाओ बाजार से या दुकान से कोई चीज़ ले आओ, तो वो कहेगा अच्छा तो मैं टॉफ़ी ले आऊँ, मैं चॉकलेट ले आऊँ इतने पैसों की, या मुझे क्या मिलेगा चीज़ों में। अगर उसका कुछ नहीं मिलेगा तो वो नहीं जाएगा, वो कहेगा हाँ आप, मम्मी कहेगी कि आप ये चीज़ ले आना तो वो ले आएगा। यहाँ पर क्या होता है, रिवार्ड ओरिएंटेशन होता है। बच्चा जो है इंस्ट्रूमेंटल पर्पज होता है बच्चे का, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा करता है। सेकंड जो स्टेज, सेकंड लेवल में बच्चे क्या होता है, गुड बॉय और गुड गर्ल, अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए कि मैं अच्छा दिखूं। क्लास में बच्चा होमवर्क करके लेके जाता है सिर्फ इसलिए कि अगर टीचर ने उसको खड़ा कर दिया तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो 4th लेवल जो आती है वो आती है सोशल रूल्स को फॉलो करता है। वो कहता है कि सोसाइटी में जितने भी जो रूल्स बने हुए हैं उनको मुझे एज इट इज फॉलो करना है, इनमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। नेक्स्ट इसकी स्टेज जो नेक्स्ट जो आती है, 5वीं जो स्टेज आती है, वो कहता है रूल्स और लॉज को मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। कि अगर कोई लॉ ऐसा है कि अगर इसमें जो है आदमी का, इंडिविजुअल का, समाज का भला हो रहा है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। लास्ट जो इसकी आती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जिसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मोरालिटी से ऊपर चली जाती हैं, और ये जो स्टेज है यहाँ पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और लास्ट वीडियो मैंने इसी के पूरे 38 क्वेश्चन इस वीडियो से, 38 नहीं 32 क्वेश्चन तकरीबन इस से रिलेटेड मैंने कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी जाकर जरूर देख लें। तो ये बात कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा यहां से स्टार्ट करता है और यहां तक पहुंच जाता है कि रूल चेंज हो सकते हैं, तो वो किस तरीके से, यानी उसकी जो डेवलपमेंट हुआ वो प्रोग्रेसिव हो रही है। तो लॉरेंस कोलबर्ग डेवलपमेंट थ्योरी, चिल्ड्रन मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेज, यानी यहां पर अगर उसने काम नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे कि पनिशमेंट मिलेगा, टू डिटरमाइन वेदर दे आर गुड और बैड, और यहां पर गुड और बैड में आ गए वो अब, एंड रूल्स आर फ्लेक्सिबल कैन बी चेंज, और चेंज में आ गए। तो आर्ग्यूज दैट मोरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। तो ये दोनों बात सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। As per Howard Gardner theory of multiple intelligence, which of the following set represent correct match of intelligence and associated characteristics? हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं का सही मेल करता है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल, स्पेशियल। आइए जानते हैं कि उन्होंने, देखिए अगर हम सीटेट पे क्वेश्चन आता है तो उसके 8 उन्होंने टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मतलब भाषाई। जो इंडिविजुअल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस रखने वाला होगा वो लिंग्विस्ट पे उसके बहुत ज्यादा पकड़ होगी। तो ऐसे कौन से लोग हमारे राइटर हो गए, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा हाई होती है इनकी, या हमारे कवि हो गए, तो ये हमारे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहलाते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी ऐसी इंटेलिजेंस जिनमें जो मैथमेटिकल चीजें हैं उनमें लोग आगे हों, उसको हम कहते हैं मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हमारा आता है स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस में हमारा क्या होता है कि आपने देखा होगा जो जहाज चलाते हैं या जो एरोप्लेन में तो रडार वगैरह सिस्टम होते हैं, कि इनमें जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत ज्यादा मिलती है। कि वो जो जैसे हमारा इंजीनियर हुआ, हमारा कोई प्लॉट पड़ा हुआ है, ठीक है,
तो वो इंजीनियर जो आर्किटेक्चर होगा, जो इंजीनियर होगा, वो बता देगा कि यहाँ पर ये कमरा अच्छा निकलेगा, यहाँ पर ये वाला ये गैरेज आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये टॉयलेट आ जाएगा, यहाँ पर ये बाथरूम आ जाएगा। तो इनकी जो स्पेशल जो जगह को लेकर जो जो चीज़ें जो इंटेलिजेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट हमारा आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ऐसी इंटेलिजेंस जो म्यूजिक से रिलेटेड हो। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी जो हमारे एथलीट होते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा हुए, विराट कोहली हुए, रोनाल्डो हुए, मतलब जिनका जो फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड जो इंटेलिजेंस है ये वो है। नेक्स्ट हमारी ये दो में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। देखिए इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस होती है, इसमें ये होता है कि इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल है वो सामने किसी इंडिविजुअल से कैसे बिहेव करता है, कैसे मिलता है, इसको हम कहते हैं ना, वो कहते हैं कि वो बंदा जो है बड़ा अच्छे से मिलेगा, एकदम स्माइलिंग फेस और बहुत अच्छे से खैरियत पूछेगा, सब कुछ करेगा। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं कि अपने किसी दूसरे इंडिविजुअल से मिलना। और अगर हम बात करें इंट्रापर्सनल की, तो हम कहते हैं कि वो बंदा खुद अपने आप को कितना जानता है, अपने आप से कितना चीज़ों को मतलब अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी वीकनेस के बारे में कितना जानता है। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट आ जाती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी जो नेचर से प्यार करते हो, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहलाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इंट्रापर्सनल स्किल्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिंग टू अदर्स, नहीं, वो इंटरपर्सनल में होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल ऑफ डांस एंड एथलेटिक एबिलिटीज, नहीं, बिल्कुल नहीं। म्यूजिकल परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल्स, बात करते हैं इस पे। स्पेशल स्किल ऑफ एप्रिशिएटिंग द नेचुरल वर्ल्ड, नहीं, नेचुरल वर्ल्ड में नेचुरलिस्टिक है। तो अगर हम म्यूजिकल की बात करें तो म्यूजिकल जो म्यूजिक एबिलिटीज रखने वाला होगा वो म्यूजिक को क्या करता है, कंपोज ही तो करता है, यानी कंपोजिशन स्किल। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्ड हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फॉस्टर्ड बाई, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बढ़ावा देता है। फंक्शनल फिक्सनेस, अगर आप किसी चीज पे फिक्स्ड हो गए तो क्या वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देगा, बिल्कुल भी नहीं। पैसिव इमिटेशन, अगर आपने किसी भी चीज को जो है निष्क्रिय अनुसरण, किसी ने कोई किया, अब आप उसको सिर्फ देख के उसी का अनुकरण कर रहे हैं, रट रहे हैं उसको। रिस्पॉन्सिव सेट, बिल्कुल भी नहीं। डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब आप एक कोई प्रॉब्लम है उसको जो है बहुत सारे एंगल से, बहुत सारे नजरिए से देखेंगे तो वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, क्रिएटिविटी उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, यानी अपसारी चिंतन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया, निम्न में से पठन वैकल्प की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। यानी डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो कहते हैं ये किस तरीके की है। आइए बात करते हैं कुछ जो है हम अपने लर्निंग डिसेबिलिटीज की। जैसे डिसलेक्सिया हुई, डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो ये बीमारी होती है रिलेटेड टू पढ़ने से संबंधित। डिसकैलकुलिया हमारी ये गणित यानी मैथ से संबंधित होती है, कैलकुलेशन से संबंधित ये बीमारी होती है। डिस्ग्राफिया, इनको याद रखिए, ग्राफ क्या होता है, बनाया जाता है, तो ये रिलेटेड टू लिखने से संबंधित होती है। ठीक है, ये लिखने से संबंधित। डिसमॉर्फिया, ये भ्रम, जैसे किसी भी इंडिविजुअल को कोई भ्रम हो जाए, या कोई लर्नर है उसे भ्रम रहता है किसी चीज का कि मैंने कोई चीज यहाँ पे मैं ये पढ़ रहा था तो ये चीज हो गई, वो चीज, तो भ्रम में रहना। डिस्फेजिया एक तरीके से होती है बोलने से रिलेटेड, कि अगर कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है, तुतला रहा है, स्टटरिंग हो रही है या स्टैमरिंग हो रही है, हकलाना या तुतलाना, ये स्पेशली भाषा से संबंधित इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। ऐसी होती है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया होती है जब कोई भी इंडिविजुअल कोई गति ना कर पा रहा हो, मींस रिलेटेड टू लोकोमोटर, मींस उसके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है, या वो चल नहीं सकता, या किसी तरीके का कोई विकार है इसमें। डिस्थीमिया कहते हैं तनाव, स्ट्रेस संबंधित, अगर किसी भी बच्चे को कोई तनाव है, कोई तनाव संबंधित बीमारी, तो डिस्थीमिया कहते हैं। ठीक है, तो डिसलेक्सिया हमारी डिफिकल्टी इन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, रचनात्मक समस्याओं के समाधान में, बिल्कुल नहीं। डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, ध्वनात्मक संस्करण में कठिनाई। डिफिकल्टी इन फिजिकल कोऑर्डिनेशन, फिजिकल कोऑर्डिनेशन की डिस्प्रैक्सिया मैंने बताई अभी। डिफिकल्टी इन स्पेशल अवेयरनेस, ये भी नहीं होगी। तो जो इनमें सबसे सटीक आंसर जो मुझे लग रहा है वो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, Which of the following statement is not correct about learning? यानी लर्निंग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, नॉट करेक्ट। तो लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर प्रीवियस नॉलेज, यानी अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। पूर्व ज्ञान जैसा होगा उसी तरीके से उसकी लर्निंग होगी। लर्निंग इंप्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कॉन्सेप्चुअल स्कीमास, जो कि मैंने बताया कि अगर कोई जो स्कीमास बने हुए हैं तो अगर आपने कोई और इंफॉर्मेशन किसी भी इंडिविजुअल को दी तो यहाँ पे क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है स्कीमास का। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, बिल्कुल सही बात है। वाइगॉस्की जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो तो सोसाइटी को, कल्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लर्निंग एज ए प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, बल्कि लर्निंग क्या है, लर्निंग एक प्रोसेस है। तो नॉट करेक्ट, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, एट व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग? सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग, मैंने बताया था लेवल 1 जो होता है उसकी में 2 स्टेजेस होती हैं, जहां पर पनिशमेंट होता है और स्टेज 2 में रिवार्ड देखता है, वो सेल्फ इंटरेस्ट देखता है, अपना इंस्ट्रूमेंटल पर्पस होता है, टिट फॉर टैट होता है। तो ये क्या हुआ, लेवल फर्स्ट का सेकंड लेवल, यानी फर्स्ट लेवल का एट द फर्स्ट स्टेज इन द फर्स्ट लेवल, ये आंसर नहीं होगा, यहां पर तो पनिशमेंट आ गया। एट द सेकंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल स्टेट दैट इन इन्फेंसी, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में। देखिए प्रोक्सिमल, 2 हमारे प्रिंसिपल हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की, अगर हम बात करते हैं, एक होता है हमारे प्रोक्सिमोडिस्टल, एक होता है सेफेलोकॉर्डल। सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है, जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो हेड से टो की तरफ चलता है, यानी सबसे पहले किसी भी बच्चे को आपने देखा होगा जब आपने छोटे बच्चे को लेते हैं तो उसकी मम्मी कहती है सर के नीचे हाथ लगा लीजिएगा, लेकिन जब बच्चा 10-12 मंथ का हो जाता है फिर वो अपना सर को रोकने लगता है। तो ये इसका डेवलपमेंट क्या, इसी प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, सेफेलोकॉर्डल, यानी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो हेड टू टो, यानी नीचे की तरफ, टोज की तरफ चल रहा है, इसी को हम कहते हैं सेफेलोकॉर्डल। और प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो सेंटर से, ये उसका हाथ है, सेंटर से एक्सट्रीमिटीज की तरफ बढ़ता है, यानी अंदर से बाहर की तरफ। यानी पहले बच्चा क्या करेगा, अगर बच्चे को अगर आप हाथ देखें तो पहले बच्चे को अपने पूरे हाथ पे कंट्रोल आएगा, ठीक है, पहले बच्चे पूरा हाथ चलाना सीखेगा, और सबसे लास्ट में ऐसा होगा कि उसको अपनी उंगलियों की जो टिप्स हैं, फाइन टिप्स जिनको हम बोलते हैं, उन पे कंट्रोल आएगा। यानी अगर आप उसको कोई चीज दो तो वो, अगर आपने उसको पेन दिया तो वो अपनी पाम से पकड़ लेगा, लेकिन आप अगर कहो कि पेन को उठा ले तो वो उठा नहीं पाएगा, क्योंकि अगर छोटा बच्चा है, वो 10-12 मंथ का बच्चा है, क्योंकि अभी उसको अपने उन टिप्स पे, फाइन टिप्स पे, उंगलियों की एकदम जो नाखून के पास होती हैं उन पे कंट्रोल नहीं आया है। तो इसी को हम कहते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। तो आइए ढूंढते हैं इसका करेक्ट आंसर। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, नहीं भाई, ये तो होता है हमारा सेफेलोकॉर्डल, यानी भाषा का विकास तेजी से होता है, क्योंकि वो विकास का संवेदनशील, भाषा का विकास की इसमें बात नहीं की जाती है। फिजिकल डेवलपमेंट अकर्स रैपिडली विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर्स, सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है, नहीं ये बात भी नहीं है, अलग बात कर रहे हैं। द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट, यानी जो लिम्स होते हैं, अंग जो होते हैं हाथ और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। तो इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट इसमें जो आंसर है इन चारों में, वो आंसर नंबर 4 इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is a characteristics of effective feedback in the classroom, यानी निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? It is given only at the end of the task, अगर आप किसी को फीडबैक दे रहे हो,
ठीक है। अगर आपने एंड में दिया तो वो कैसा इफेक्टिव होगा? क्या इट इज ब्रॉड एंड जेनरिक, ये व्यापक और सामान्य होती है। सामान्य तो नहीं हो सकती, ये सामान्य नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को दे रहे हो तो उसकी एबिलिटीज, उसने, अगर आप 4 बच्चे हैं, अगर आप उन्हें सपोजिट क्रिकेट सिखा रहे हो तो जो उनको फीडबैक दोगे तो वो एक साथ नहीं दे सकते कि उनको एकदम स्पेसिफिक होंगे। इट इज ओनली फोकस्ड ऑन द आउटकम, बिल्कुल नहीं भाई, ये आउटकम पे फोकस नहीं होता है, बल्कि ये प्रोसेस, आपने किस तरीके से प्रोसेस किया चीजों को। आपको अगर सपोज दैट किसी ने शॉट मारा, उसे जो है एज लग के चौका मिल गया, रन तो 4 मिल गए, और लेकिन विराट कोहली ने एक कवर ड्राइव भी मारा, रन उसमें भी 4 मिले, तो आप फीडबैक क्या दोगे कि भाई ये तो तुक्का था, ये तो एक चांस था तुम्हारा, लेकिन चीजें ऐसे करना है। तो फोकस्ड ऑन आउटकम नहीं होता है, इट इज टाइमली एंड स्पेसिफिक। बिल्कुल, जिस टाइम पे अगर उसका जो है एज लग के पीछे गया तो आपका नहीं, आपकी जो है हेड पोजीशन सही नहीं थी, आपकी पैर की पोजीशन सही नहीं थी, या आपने बैट गलत चलाया, और स्पेसिफिक होगा जैसा जिस बच्चे ने रिस्पॉन्ड किया। तो फीडबैक क्या होता है? वो टाइमली होता है एंड स्पेसिफिक होता है। ठीक है, इसी मैंने एग्जांपल क्रिकेट कर दिया, लेकिन हम इसी को भी अपने एजुकेशन, अपने क्लास में भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा कहां पे क्या गलती कर रहा है, कहां पे क्या चीजें लेकर चल रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स डिमांड्स, यानी इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए हमें जो है इंक्लूजन करना है बच्चों का अपने क्लासरूम में। तो एक टीचर को क्या क्या चीजें होना चाहिए? अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशन, बिल्कुल सही बात है। एक टीचर को डिफरेंट ट्रेडिशंस के बारे में, बहुत मतलब जो है एकदम उसको जो है संवेदनशील होना चाहिए, और उसको सारी चीजों के बारे में, सारे कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में जानना चाहिए। एविडेंसिंग एंड इंकरेजिंग आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप, अच्छा स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादिता को तो बिल्कुल भी जो है बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आइसोलेशन इन द क्लासरूम ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एफिलिएशन, बिल्कुल भी नहीं कि भाई जो सोसाइटी में जिसका ऊंचा कद है वो रहेगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग, सेम, बल्कि अगर हम इंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो सेम एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं होती है, बल्कि हम जो है बहुत एक ग्रुप को हेट्रोजीनियस बनाते हैं, अलग अलग। उसमें जो है आपको कमजोर बच्चे, अच्छे बच्चे, मतलब जो है अच्छे आईक्यू वाले बच्चे भी मिल जाएंगे, जिससे क्या होता है ना, एक पीयर लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग भी हो सके। तो इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर कल्चरल नॉलेज, सही बात है बिल्कुल। विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान और को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे बच्चा अपनी संस्कृति से जितना जुड़ा हुआ रहेगा, अपने वैल्यूज को जितना जान रहा होगा, जब कोई टीचर क्लासरूम में कोई एग्जाम्पल देके समझाता है या कोई भी चीज करता है, तो वो उसको उसकी लैंग्वेज में समझाए, उससे रिलेट कर सके, ऐसे एग्जाम्पल दे, तभी लर्निंग हमारी क्या होती है, मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव होती है। इसका रीजन क्या दिया है? सपोर्टिंग स्टूडेंट टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटीज फैसिलिटेट लर्निंग, बिल्कुल। जब जो है विद्यार्थियों को उनके सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना, जब कहते हैं ना किस कल्चर से आया है, उस कल्चर को अगर वो डिपिक्ट करता है, दिखाता है, अपहोल्ड करता है, तो लर्निंग फैसिलिटेट होती है, लर्निंग जो है सुगम को बनाता है। तो बोथ A and R correct, and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। Impairment is a condition and while disability is a condition. देखिए, 3 वर्ड होते हैं यहां पर, एक होता है impairment, एक होता है disability, एक होता है handicap। तीनों को आज आप समझ लीजिए, कभी जो है इनमें फंसेंगे नहीं। इंपेयरमेंट क्या होता है? बायोलॉजिकल फोर्सेस होते हैं एक तरीके से, ये मींस कि आप जो है पैदा कैसे हुए हैं। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है जो देख नहीं सकता या चल नहीं सकता, तो ये क्या कहलाएगा? इसका इंपेयरमेंट कहलाएगा, कि वो इंपेयरमेंट है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। डिसेबिलिटी क्या होती है? कि हाउ society see
देयर इम्पेयरमेंट, कि सोसाइटी उस इम्पेयरमेंट को किस तरीके से देखती है। दूसरे टर्म में अगर हम बात करें डिसेबिलिटी का, अगर हम संधि विच्छेद करें, डिसेबल, नॉट एबल या एबिलिटी या नॉट एबल टू परफॉर्म, तो ये रिलेट हो जाती है हमारे किस चीज से, फंक्शनल से, कि कोई कार्य कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर हमारी सोसाइटी इस तरीके की है कि सारी चीजों, अगर सपोज दैट कोई जो है व्हील चेयर पर है, तो क्या वो इंडिया में कहीं अकेला मार्केट जा सकता है? अगर हम बात करें दिल्ली और मुंबई की, बहुत प्रॉब्लम आएगी उसको। लेकिन अगर हम वही चीज अगर बात करें अमेरिका की, तो वहां अगर कोई इस तरीके का इम्पेयर्ड आदमी है, तो वो उन्होंने एक टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं कि वो कॉल करे, वहां से बस आएगी लेने के लिए, और बस भी इस तरीके की है कि उसको अपनी व्हील चेयर से उठना भी नहीं पड़ेगा, और वो ऑटोमेटिकली व्हील चेयर उसके अंदर चली जाएगी बस में, और वो जहां जाना चाहेगा वहां चला जाएगा, जहां घूमना चाहे घूम सकता है। तो ये होती है डिसेबिलिटी, फंक्शनल, कि वो किस तरीके से फंक्शंस कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो ये बात समझ में आई, हाउ सोसाइटी सीज देयर डिसेबिलिटी। और हैंडीकैप क्या होता है फिर? हाउ इंडिविजुअल, यानी जो बच्चा, जो इंडिविजुअल जिसके पैर से वो कमजोर है, हाउ इंडिविजुअल सीज देयर इम्पेयरमेंट, यानी वो खुद आदमी अपने आप को कैसा महसूस, मतलब क्या फील करता है। एक हमारे कलीग हैं, वो उस पे रहते हैं, अपने व्हील चेयर पे रहते हैं और स्कूटी से चलते हैं, उनकी स्कूटी है उस तरीके की मॉडिफाई की हुई। लेकिन अगर आप उनसे कहो कि सर ये पहाड़ चढ़ना है, तो कह रहे सर चलिए मैं भी साथ में चलता हूं। वो अपने जो इस इम्पेयरमेंट को वो एज ए हैंडीकैप देखते ही नहीं है, वो आप जहां कहोगे वो वहां आपसे पहले मिलेंगे। तो हाउ इंडिविजुअल सीज देम, खुद को कहां देखता है वो कहलाता है हमारा हैंडीकैप। तो इम्पेयरमेंट इज अ बायोलॉजिकल और डिसेबिलिटी इज अ फंक्शनल। ये आई थिंक अब आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज ए फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? एक होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, एक होता है समेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो क्लास के दौरान आपका हो जाएगा, ठीक है। जो जैसे हमारे हो गए, टीचर पढ़ा रहा है, उसने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। या आपका जो है टेस्ट हो गए, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। यानी जब इस फॉर्मेटिव असेसमेंट का पर्पस ये होता है कि लर्निंग को और बेहतर बनाया जा सके, यानी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाया जा सके। जबकि समेटिव असेसमेंट जो होता है वो ये होता है कि हाउ मच, यानी स्टूडेंट हैज लर्न, ये चेक किया जाता है कि बच्चे ने कितना समझ लिया या पढ़ लिया। जैसे कि हमारे फाइनल एग्जाम्स हो गए, समेटिव एग्जामिनेशन के बाद हमें कोई सर्टिफिकेट मिलता है, हमें कोई डिग्री मिलती है, तो इसमें यह देखा जाता है कि जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हुए कि नहीं हुए। तो हम बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। एन असेसमेंट गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज। बिल्कुल, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए नई अवधारणा की शुरुआत में किया गया आकलन। जब टीचर क्लास में आता है, तो अगर कोई सपोज दैट उसको जो है टीचर को मल्टीप्लिकेशन पढ़ाना है, तो उसने एडिशन के बारे में पूछा, उसने जो है सब्ट्रैक्शन के बारे में पूछा, तो यहां पर क्या कर रहा है, वो आकलन कर रहा है कि नई चीजों को पढ़ाने के लिए। एन असेसमेंट गिवन ड्यूरिंग द क्लास टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक। बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया, फीडबैक को देने के लिए उसने पूछा भाई जो कुछ पढ़ाया तो हाँ बच्चों समझ में आया, बच्चों ने कहा हाँ भाई आया समझ में, तो उसने पूछा कि बताओ फिर ये क्या होता है, तो फीडबैक देने के लिए भी होता है। थर्ड हमारा ऑप्शन है एन असेसमेंट टास्क दैट इज हेल्पफुल इन कंपेयरिंग स्टूडेंट एज पर द स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है एन असेसमेंट यूज्ड टू आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शन इन अ स्टूडेंट्स लर्निंग। यह मैंने बताया ना, स्टूडेंट को जो है मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए और लर्निंग को एनहांस करने के लिए होता है। तो जो आंसर नहीं होगा, कभी भी स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया नहीं होता है हमारा फॉर्मेटिव
असेसमेंट में या इवेल्युएशन में। असेसमेंट टास्क दैट इज हेल्पफुल इन कंपेयरिंग स्टूडेंट, कभी कंपेयर नहीं करते हैं फॉर्मेटिव में। आप जो समेटिव में तो देख सकते हैं कि किसकी फर्स्ट रैंक आई, किसकी सेकंड रैंक आई, लेकिन फॉर्मेटिव में सिर्फ उस स्टूडेंट की लर्निंग को एनहांस किया जाता है। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो एक्चुअल में ये वाला आंसर, थर्ड आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नोट कहा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि कम दूं एक्सप्लेनेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन आई एम श्योर दैट अगर आपने क्वेश्चन उस टॉपिक से, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड देख लिया, तो आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप गलत नहीं करेंगे। मुझे तो फॉलोइंग एप्टली डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के संबंध को उपयुक्त रूप से प्रभावित करता है? देखिए, हमारा जो कॉग्निशन है और जो हमारा इमोशन है, हम कहते हैं ना कि जब गुस्सा आता है तो हमारा मति हर ली जाती है सबसे पहले। या दूसरी चीज हम कहते हैं कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अपने गुस्से पर काबू पा लेते हैं। तो इन दो बातों से आप समझ लीजिए कि जो इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। कैसा डिपेंडेंट है? इंटरडिपेंडेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कम बातों में खत्म करते हैं इसको। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने 25 की तरफ। पूछो द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन हेल्प असेस ए स्टूडेंट्स एबिलिटी टू इवेल्युएट इंफॉर्मेशन क्रिटिकली। किसी भी इंडिविजुअल के निम्न में से किस प्रकार का प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करता है? क्रिटिकली हमें क्वेश्चन दैट आस्क फॉर सिंपल डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन अगर आप पूछ रहे हो तो सिंपली वो रोट मेमोराइजेशन पे बेस्ड है, तो वो क्रिटिकली नहीं करेगा। क्वेश्चन दैट आस्क फॉर स्टूडेंट पर्सनल ओपिनियन, बात करते हैं इस पे। क्वेश्चन दैट आस्क फॉर एग्जांपल्स दैट वैलिडेट द टेक्स्ट, ये भी जो है अंडरस्टैंडिंग पे और इन सब पे बेस्ड होगा। क्वेश्चन दैट आस्क फॉर समरी ऑफ द टेक्स्ट, ये भी जो है कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड हो गया। तो क्वेश्चन दैट आर आस्क फॉर स्टूडेंट्स पर्सनल ओपिनियन, जब आप किसी भी बच्चे से पर्सनल ओपिनियन पूछोगे किसी भी चीज के बारे में, तो बहुत चीजों को जोड़ के उनको क्रिटिकली इवेल्युएट करके चीजों को आंसर देगा। तो आंसर नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग निम्नलिखित में से कौन आलंबन का उदाहरण है? आलंबन नया वर्ड आया है, देखिए हिंदी में ये, जिसको हम कहते हैं मचान भी कहते हैं, इसको पाड़ भी कहते हैं, और अब आलंबन भी कहने लगे। तो इससे अच्छा है कि आप स्कैफोल्डिंग ही याद कर लो। ये जो है वाइगोस्की का कॉन्सेप्ट है। वाइगोस्की ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। वाइगोस्की ने कहा था कि अगर कोई बच्चा बिना किसी हेल्प के यहां तक पहुंच पाता है, जैसे आपके बिना किसी मेरी वीडियो देखे 85 मार्क्स आ रहे हैं, आपने मेरी वीडियो देखना स्टार्ट कर दी और आपके 90 प्लस मार्क्स आ गए, तो जो आप जो 85 से 90 प्लस की तरफ जो बढ़े, ये जो जोन जो हुआ, इस जोन को उन्होंने कहा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और जो आपको मेरी वीडियो देखने से जो हेल्प मिली, इस हेल्प को उन्होंने कहा स्कैफोल्डिंग या मचान या जो है पाड़। ठीक है, अब ये पाड़ के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, स्कैफोल्डिंग के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? थिंक अलाउड, बोलकर सोचो। जैसे कहते हैं जोर से बोलो करो, कभी कोई चीज हम भूल जाते हैं, कोई चीज हो जाती है तो कहते हैं एक बार पढ़ के देखो, जोर से बोलो तो वो चीज याद आ जाती है। तो कहते हैं प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, संकेत और इशारे। अगर हम किसी को कोई संकेत दे दें, कोई इशारा, देखो अरे भाई वो वाला क्वेश्चन कैसे किया था, इसमें इसका मल्टीप्लाई करो या ये करो, तो ये कुछ प्रश्न बता दिया हमने, या हाफ सोल्ड एग्जाम्पल दे दिया। और रोड रिहर्सल वैगोस्की जो है, कोई भी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखने वाला एजुकेशनिस्ट रोड रिहर्सल को प्रमोट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछो द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन 2 तरीके का होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक, बाहरी या आंतरिक। अगर हिंदी में कैसे भी गलत लिख जाए तो कोई बात नहीं है। आंतरिक मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन होता है जो हमें खुद अपने अंदर से आता हो।
ठीक है, हम दूसरों को देख के प्रेरित ना हुए हों, हमें उस काम को करने में खुद से मजा आता हो। बाहर ये होता है कि हमने किसी चीज को देख लिया, हमने कोई सपोज दैट हमने कोई वीडियो देख ली किसी की अच्छी बॉडी की, तो हमने कहा सुबह से हम जिम जाएंगे, 2 दिन जिम गए, या फिर बल्कि जो है सुबह का इंतजार रात में नहीं हो रहा था कब सुबह हो, और सुबह सोते रह गए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ऑप्शन है हमारे मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल रिवार्ड्स। एक्सटर्नल रिवार्ड से कि अगर भाई तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन आई तो तुम्हें साइकिल मिलेगी, तुम्हें मोबाइल मिलेगा। अब तो साइकिल की बात ही नहीं होती है, मोबाइल की, बल्कि अब कहते हैं लैपटॉप मिलेगा या बाइक मिलेगी। तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल रिवार्ड हुआ। तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन का सोर्स नहीं है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम द पर्सनल एंजॉयमेंट इन टास्क, जिसमें खुद से मजा आता हो, बच्चे को पढ़ने में मजा आ रहा है, वो जो है बाइक या लैपटॉप के लिए नहीं पढ़ रहा है बल्कि तो खुद मजा आ रहा है, वो अंदर से मोटिवेटेड है। तो ये एग्जाम्पल हुआ हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन का। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम द कंपटीशन नहीं, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम द फियर ऑफ पनिशमेंट बिल्कुल नहीं। ये हमारा एक्सट्रिंसिक हो गया सब। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Getting out in the game due to the rope getting stuck in her leg while jumping, Aru says that the rope deliberately got her out. रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस अवस्था में इस बच्चे को ये तर्क देते हैं? हमने पढ़ा था कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें एक चीज होती है एनिमिज्म, यानी जीववाद। बच्चे समझते हैं कि जो सारी चीजें हैं इनमें भी जान है, ये भी सोते हैं, ये भी खाते हैं, ये भी पीते हैं। तो हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज इज द करेक्ट आंसर। वो समझ रही है कि इस रस्सी में भी जान है। ठीक है, इसने जानबूझकर ये काम किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इज फैसिलिटेटेड। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? When teacher stress upon and enforce the use of formal language। अगर आप प्राइमरी क्लास में फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, फैसिलिटेट नहीं होगा। When teacher ignore and dismiss the mother tongue, जबकि हमारे जो है NEP कहती है कि जो बच्चों की पढ़ाई हो वो प्राइमरी में मदर टंग से ही हो, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। When teachers begin from signs and symbols rather than concrete object। अगर आप किसी भी बच्चे को हम सिखाते हैं A फॉर एप्पल, सिर्फ ऐसे ही बता दिया, आपने देखा होगा प्राइमरी वाले बच्चों के तो A फॉर एप्पल जो होता है ना वो बना हुआ होता है, या B फॉर बैट, तो बैट बना हुआ होता है। उनको क्या कर रहे हैं यहाँ पे, साइन एंड सिंबल्स रेदर देन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। बहुत सी बार ऐसा, मतलब क्लास में जो NC वाली क्लास होती है उनमें बच्चों को ले जाके दिखाते हैं कॉन्क्रीट की ये बैट है, ये चीजें हैं। इवन किताबों में भी उनकी जो है पिक्चर्स बनी हुई होती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। व्हेन टीचर यूज कॉन्क्रीट एग्जांपल्स टू रिफर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, उसने कहा एप्पल, तो बच्चे को एप्पल बना हुआ दिखा कि हाँ भैया एप्पल इस तरीके का होता है, तभी उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। यानी जो एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट हैं, जो मूर्त जो कॉन्सेप्ट है उनको कॉन्क्रीट एग्जांपल देना। हमने कहा कि पेन, पेन देखो बच्चों ऐसा होता है पेन, अगर आपने कहा सिर्फ ऐसे बच्चों ये P फॉर पेन, तो बच्चे नहीं समझेंगे। देखो बच्चों ये है पेन, इससे हम लिखने का काम करते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, उन्हें कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। जब शिक्षण अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करता है तभी होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स, दिस इंडिकेट दैट डेवलपमेंट इज। मैंने अभी बताया था ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं? ग्रॉस मोटर ऐसे स्किल्स होते हैं जिनमें हमारी बिग मसल्स का यूज होता हो। ठीक है, फाइन मोटर स्किल जहां हमारी स्मॉल मसल का यूज होता हो। जैसे मैं कहूं किसी फुटबॉल को उठाने के लिए आप पूरे पाम का यूज करेंगे, लेकिन किसी सुई को उठाने के लिए आप अपनी फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ग्रॉस, इसमें क्या हुआ, फुटबॉल को उठाने के लिए आपने क्या किया, बिग मसल्स पूरे हाथ का, लेकिन आपने किसी सुई को उठाने के लिए आपने सिर्फ फिंगर टिप्स का इस्तेमाल किया। तो जब हमारा डेवलपमेंट जो होता है वो सेंटर से आउटर की तरफ होता है, तो मैंने अभी अभी बताया था ऐसे हम डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल।
ये कह रहा है कि चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल, यानी वो हाथ चलाना, पूरा हाथ चलाना पहले सीख जाएंगे बिफोर द फाइन मोटर स्किल। इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। सेफाकॉर्डल में ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। तो आपको ये वीडियो पूरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अपने अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इससे पहले भी मैं कई वीडियो डाल चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। सीटेट का सीडीपी का पूरा सिलेबस, पूरा टॉपिक वाइज सारे लेक्चर्स हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप